आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। संविधान का मतलब है द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, हमारे देश का सबसे बड़ा कानून जो हमें हमारे देश की प्रकृति यानी नेचर के बारे में बताता है। हमारा देश कैसा होगा, उसका क्या नेचर होगा, उसमें किस टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम या व्यवस्था होगी, प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, इन सारी चीजों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को इनेक्ट किया और 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को इसे इन्फोर्स कर दिया गया। इसी डे को हम रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं और इसके इनेक्टमेंट के डे को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। आज बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज renowned for its comprehensiveness and unique features combining elements from various global constitutional tradition। ये बात ध्यान में रखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज क्रिएटेड फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। अगर मैं बात करूं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो हम लोगों ने यूके, यूएसए, आयरलैंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यूएसएसआर, जर्मनी, बहुत सी कंट्री से हम लोगों ने इंस्पिरेशंस लिए हैं। अब इसके फीचर्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला फीचर, लेंथी एंड डिटेल्ड। अगर मैं बात करूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जब ये ओरिजिनली बना था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे और 12 पार्ट्स थे, जो कि अगर मैं आज प्रेजेंट की बात करूं तो 400 प्लस आर्टिकल्स हमारे पास हैं। ठीक है, 400 से ज्यादा आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स हैं और 106 के अराउंड हमारे पास अभी अमेंडमेंट्स हैं। ये बहुत एक लेंथी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। अगर मैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसके कंपेयर करूं तो वहां पे सिर्फ 13 आर्टिकल्स जो है ओरिजिनली आपको देखने को मिलते थे कंपेयर टू आर 395। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हमारा संविधान कहता है, हमारे संविधान का पहला इंट्रोडक्शन या फिर प्रियम्बल हमारे देश को एज सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक आइडेंटिफाई करता है। सोवरन मीनिंग इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट एंड फ्री टू मेक इट्स ओन डिसीजंस। हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का बस नहीं चलता, तो हमारा देश क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। वी आर नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ अदर पीपल। सोशलिस्ट मींस इकोनॉमिक इक्वालिटी, वेलफेयर ऑफ पीपल, ये सभी चीजें। सोशलिस्ट का वैसे मतलब होता है वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन हैंड्स ऑफ पीपल या फिर स्टेट, जहां पे सरकार के हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, जहां पे सरकार का आधिपत्य अधिक है एज कंपेयर टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कैपिटलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट। हालांकि हमारे पास सोशलिज्म भी दो प्रकार का होता है। सोशलिज्म, इट इज टू टाइप्स, इट इज डेमोक्रेटिक एंड अदर वन इज कम्युनिस्ट। अगर मैं बात करूं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, तो ये ऐसा सोशलिज्म है जहां पे, जिसे हम दूसरे शब्दों में मिक्स्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं, जहां पे गवर्नमेंट के हाथ में रिसोर्सेज हैं बट वो पीपल पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज करती है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म, यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल ज्यादातर रहता है तो लोगों की पार्टिसिपेशन काफी कम मानी जाती है। तो कम्युनिस्ट सोशलिज्म का एग्जांपल जैसे कि चाइना हो गया या फिर रशिया हो गया या यूएसएसआर एक टाइम की जो रिजीम थी वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म, या फिर नॉर्थ कोरिया हो गया। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि सरकार के आधिपत्य, प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों में विश्वास है। तो हमारा भी सेम। सेकुलर मीनिंग ये आपको पता ही होगा, सेकुलर का मतलब है द स्टेट हैविंग नो रिलीजन, जहां पे स्टेट यानी देश का कोई रिलीजन या कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। एंड इट गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग एनी रिलीजन। हमारे अब ये सेकुलरिज्म भी दो टाइप का होता है। सेकुलरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव सेकुलरिज्म मतलब जहां पे हर एक धर्म को समानता से इक्वली ट्रीट किया जाता है, एवरी रिलीजन इज प्रमोटेड एंड प्रोटेक्टेड इक्वली। एंड नेगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब है जहां पे किसी भी धर्म को तवज्जो नहीं दी जाती, नोबडी इज गिवन एनी टाइप ऑफ प्रेफरेंस, तो सभी लोग बराबर हैं लॉ की नजर में। ये नेगेटिव सेकुलरिज्म का, तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय द पीपल। ये तो सिंपल है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, एंड ऑफ द पीपल। रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट हेडेड। रिपब्लिक का मतलब है जहां पे हमारे देश का जो मुखिया है वो हेरिडिटरी नहीं है। जैसे अगर मैं यूके की बात करूं, वहां पे किंग या क्वीन रूल करती है। ठीक है, तो हमारे देश में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। हालांकि हमने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से ही बोरो किया था, बट हमारे देश में हमारा हेड जो है उसको हम खुद चुनते हैं, तो दैट मीन्स वी आर अ रिपब्लिक। ठीक है, तो इसीलिए संविधान
जब हम लोग लागू किया था तो हमारे देश से एक्चुअल में ब्रिटिश शासन जो था वो हट गया था, तो हम लोगों ने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया था। ठीक है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट किया तो हम लोगों के पास ऑप्शंस थे दो, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज कर दीजिए और दूसरा प्रेसिडेंशियल, क्योंकि दो मोस्ट प्रेवलेंट सिस्टम यही है वर्ल्ड में। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे दो हेड्स होते हैं, एक नॉमिनल और एक रियल। नॉमिनल हेड वो हेरिडेट्रिकल भी हो सकता है या फिर वो चुना हुआ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में चुना हुआ एक हेड है, इसे हम नॉमिनल हेड कहते हैं, इसे कहते हैं प्रेसिडेंट। एंड दूसरा प्राइम मिनिस्टर हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव, जो एक्चुअल में हेड है। जो प्रेसिडेंट को हमेशा प्राइम मिनिस्टर की बात को सुनना होता है। ये आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रेसिडेंट अपनी पावर्स का यूज करता है। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब है जहां पे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लेजिस्लेचर को एंड एग्जीक्यूटिव को संभालते हैं। किसी एक पर्सन के हाथ में पावर नहीं है, सभी के पास जो पावर है हम लोगों ने बांट रखी है। पूरे इंडिया को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट। ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, यहाँ पे एक प्रेसिडेंट के पास मोस्ट ऑफ द पावर्स है। हालांकि ही इज नॉट ऑल पावरफुल, वहां पे भी सेनेट है, कांग्रेस है, बट प्रेसिडेंट के पास काफी ज्यादा पावर जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। तो जब हम लोग ब्रिटिशर्स से आजाद हुए तो हमने सोचा कि भाई हम लोग फिर से उसी रिजीम में वापस नहीं जाना चाहते जहां पे किसी एक पर्सन के पास में बहुत ज्यादा पावर हो। जैसे वाइसरॉय के पास उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावर हुआ करती थी, तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना, विच इज मोर रिस्पॉन्सिबल सिस्टम। ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे लिखा है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इसका मतलब होता है यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज होते हैं, जैसे हमारे देश में भी दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज रिजिडिटी एंड व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? हमारा जो संविधान है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड मींस नॉन मूविंग, या फिर आप कह सकते हो फिक्स्ड, परमानेंट, हार्ड टू चेंज। ठीक है ना, वेरी हार्ड टू चेंज। एंड फ्लेक्सिबल मींस इजी टू चेंज। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली दो टाइप्स के होते हैं, एक रिजिड और एक फ्लेक्सिबल। ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू कैन चेंज देम, दे आर ऑफ टू टाइप्स, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मींस जो कि चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नाम से ही पता चल रहा है, और फ्लेक्सिबल मींस जो कि चेंज करना बहुत ज्यादा आसान है। अगर मैं एग्जांपल लूं तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी हार्ड टू चेंज। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, यू हैव टू टेक स्पेशल मेजोरिटी बिकॉज इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आपको सभी स्टेट से भी जो है इजाजत लेनी पड़ेगी उसको चेंज करने के लिए। बट अगर मैं बात करूं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की, इट इज अन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, लिखित ही नहीं है कोई संविधान वहां पे। तो जो संविधान बन रहा है वो वही है जो पार्लियामेंट उसके लॉज बना रही है। ठीक है। तो ना लिखित संविधान, ना ही उसको बदलना मुश्किल, तो वहां पे संविधान को बदलना बहुत ईजी है। ठीक है ना। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब यहाँ पे क्या है, हमने दोनों के यूएसए प्लस यूके दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन का कॉम्बिनेशन लिया। हमारे कुछ ऐसे प्रोविजन जो बहुत इजी हैं चेंज करने, और कुछ ऐसे जो बहुत मुश्किल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि अगर कोई न्यू स्टेट बनानी है किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट से, फॉर एग्जांपल यूपी है, उसको तोड़ के हम लोग 4 यूपीज बना दें। ठीक है। तो ये बनाना बहुत ही इजी है। इसमें भी क्या है, आपको अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आर्टिकल 1 एंड शेड्यूल 1 ये जो है स्टेट्स के टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड नेम के बारे में बताते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट आपको संविधान को चेंज करना पड़ेगा। तो संविधान को चेंज करने के लिए ये वाला प्रोविजन बहुत इजी है। सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने आए हैं लोग उनमें से उनकी मेजोरिटी 50% + 1। अब कुछ ऐसे प्रोविजन है जो बहुत सख्त प्रोसीजर इन्वॉल्व करते हैं, स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल जिसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है। दैट इज द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट में मान लीजिए 100 लोग आए थे, है ना, तो यहाँ पे एक स्पेशल मेजोरिटी लगती है। पहले इसकी मेजोरिटी टोटल नंबर है फॉर एग्जांपल 500, आज आए हैं 100, मेजोरिटी कितनी हुई, पहले तो इसकी टोटल मेजोरिटी हमें चाहिए, मतलब 500 की मेजोरिटी 251, 250 + 1, 50% से ज्यादा। और मान लो आज आए थे 100 और उनका भी 2/3 हम लोगों को चाहिए। ठीक है। तो इसका हुआ 67। तो हमें कौन से चाहिए, ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। तो इस टाइप से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, जो कि एक बहुत रिजिड प्रोसीजर है। यही नहीं, इससे भी ज्यादा एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर है, दैट इज रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे प्रोविजन भी है संविधान में जिनको बदलने के लिए स्टेट्स से भी परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। वो अकेले पार्लियामेंट उनको चेंज नहीं कर सकती है। यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की पावर पार्लियामेंट के पास है, बट देयर आर सर्टेन प्रोविजन, जैसे कि अगर हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर चेंज करना है,
7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है, उनको अगर हमने चेंज करना है तो हमको क्या चाहिए, वी नीड स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, अगला आता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फेडरल सिस्टम को। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जहां पे स्टेट को या फिर देश को यूनियन और स्टेट्स में डिवाइड किया जाए। आपने हमारे देश का स्ट्रक्चर भी देखा है, वी हैव 28 स्टेट्स एंड 1 यूनियन। इंडिया एक है बट हमारे पास 28 राज्य हैं, तो हम लोगों ने भी अपने स्टेट को जो है डिवाइड कर रखा है, तो इसे कहते हैं फेडरल सिस्टम। हमारे पास भी है, बिल्कुल है। यूनिटरी वाइज बट वी हैव वन मोर। अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगेन हमारे पास ब्लेंड है फेडरल और यूनिटरी सिस्टम का। फेडरल सिस्टम जहाँ पे यूनियन और सेंटर के बीच में, यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर बांटी जाए। यूनिटरी सिस्टम मतलब जहाँ पे यूनियन के हाथ में ज्यादा पावर हो। अब फेडरल सिस्टम भी है, स्टेट्स में डिवाइड किया है, बट यूनिटरी वाइज का मतलब है यूनियन ज्यादा पावर अपने हाथ में रखता है। ठीक है, तो ये भी हमको देखने को मिलता है। फेडरल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। यूनिटरी टिल्ट मींस इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी द सेंटर बिकम्स मोर पावरफुल, नॉट इवन इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। देयर आर सो मेनी अदर प्रोविजन। जैसे कि अगर 7वें अनुसूची या 7th शेड्यूल के ऊपर कभी भी कोई 3 लिस्ट उसमें दे रखी है, एक लिस्ट यूनियन, दूसरी कॉन्करेंट और तीसरी हो गई आपकी स्टेट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट में भी जो यूनियन है वो हावी पड़ता है स्टेट्स के ऊपर। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो कि हम पढ़ते हैं जो यूनियन की तरफ हम लोगों को ज्यादा झुकाव दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट। हम लोगों को 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में 6 फंडामेंटल राइट्स जो है हमको प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले इक्वालिटी, समानता, फ्रीडम, स्वतंत्रता। ठीक है, तीसरा राइट हमारे पास है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ या फिर शोषण के विरुद्ध, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल, और छठा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में लेटर ऑन पढ़ेंगे कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स क्या है। ठीक है, तो सभी सिटीजन्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सिर्फ अब फंडामेंटल राइट्स की बात तो कर दी, वो क्या है, सिटीजन्स के लिए पावर, बट साथ साथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 में कुछ ड्यूटीज भी प्रोवाइड करता है। ड्यूटीज किसके लिए, स्टेट के लिए। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज और प्रिंसिपल्स व्हिच दे शुड फॉलो। ठीक है, तो व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? दे आर द गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट टू क्रिएट पॉलिसीज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज हमने बना रखी है, कुछ ड्यूटीज हमने बना रखी है कि जो आपको फुलफिल करनी है। ठीक है ना, जैसे कि आर्टिकल 44 बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। आर्टिकल 39A कहता है कि भाई सबको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। तो ये क्या है, संविधान ही हमें, हमारी गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस देता है कि भाई आप इस डायरेक्शन में काम कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब राइट्स दिए हैं तो सिटीजन्स की कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो हमारा सिटीजन्स को कहा गया है कि दे आर ऑब्लिगेटेड टू फॉलो 11 ड्यूटीज। ठीक है, बट इट वाज नॉट ओरिजिनल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें 42nd अमेंडमेंट से हमने ऐड की थी। अब ये 11 जो ड्यूटीज हैं ये पहले 42nd से 10 ड्यूटीज ऐड की थी, और जो 11वीं है वो 86th अमेंडमेंट से हमने ऐड की थी। तो इसके बारे में लेटर ऑन पढ़ेंगे कौन कौन सी ड्यूटीज है। ध्यान रहे, दीज ड्यूटीज आर नॉन बाइंडिंग। ऐसा नहीं अगर आप उनको फॉलो ना करो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंपॉर्टेंट फीचर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, दो चीजों के बारे में बात करता है। ठीक है, यूनिफाइड या इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक हायरार्की, जैसे टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स और उसके नीचे लोअर जुडिशरी। इस टाइप से हायरार्की चलती है। मतलब अगर आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना है तो आपको लोअर जुडिशरी से हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। प्लस ये तीनों ही कोर्ट्स यूनियन के लॉज और स्टेट के लॉज दोनों के बेस पे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और दोनों के बेस पे जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इनका काम है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, अदर ऑर्गन्स मतलब स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक लेजिस्लेचर, हम पहले ही बात कर चुके हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव मतलब हमारी एक्चुअल यूनियन गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर मतलब हमारी पार्लियामेंट। तो हमारी जो जुडिशरी है वो इन दोनों से क्या है, आजाद है, इंडिपेंडेंट। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव। ऐसा नहीं कि भाई किसी जज ने सरकार के खिलाफ कोई डिसीजन दिया एंड सरकार उस जज को जो है उसकी कुर्सी से हटा दे, ये नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी कहा जाता है। इसका मतलब है सिंपली 18 ईयर्स अबव सभी को वोट देने का अधिकार है। नोबडी कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, आपकी जो सिटीजनशिप है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक एकल
या फिर सिंगल, और दूसरी ड्यूअल या फिर दोहरी। ठीक है, कुछ देश ड्यूअल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं, जैसे कि यूएसए है, वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, मतलब यूनियन की या फिर कंट्री की फेडरल सिटीजनशिप एंड दूसरी स्टेट की सिटीजनशिप, किस स्टेट को आप बिलोंग करते हो, क्योंकि वो एक ट्रूली फेडरल कंट्री है। ट्रूली फेडरल होने का मतलब है कि स्टेट्स और यूनियन जो है अलग अलग एंटिटीज हैं, वहां पे यूनियन के लॉज स्टेट्स के ऊपर लागू नहीं होते, स्टेट के लॉज फेडरेशन पे लागू नहीं होते। ठीक है, तो एक इसके बारे में लेटर ऑन फेडरेशन में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज फेडरल कंट्रीज। ठीक है, तो हमारे देश में हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही आप हिमाचल या पंजाब या हरियाणा या इन सब जगहों के नागरिक नहीं हो, आप भारत के नागरिक हो, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के नागरिक आप हो, यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। अनलाइक फेडरल स्टेट्स लाइक यूएसए वेयर ड्यूअल सिटीजनशिप एग्जिस्ट, इंडिया प्रोवाइड फॉर सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल पीपल। इसका एक और मतलब है कि भारतीय नागरिकता दूसरे देशों के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सिंपली अगर आप इंडिया के नागरिक हो, यू कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री एट द सेम टाइम। बहुत सारे देश इस चीज को अलाउ करते हैं कि आप किसी एक कंट्री और किसी दूसरी कंट्री के भी आप नागरिकता होल्ड कर सकते हो। नागरिकता मतलब पासपोर्ट होल्ड। इंडिया में इट इज नॉट अलाउड, आप एक ही देश के नागरिक हो सकते हो। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हो तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो हमारे संविधान के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 352 टू 360 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इमरजेंसी के बारे में बात कर। ठीक है, इमरजेंसी 3 टाइप्स की होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंशियल रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 3 राउंड्स पे लग सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, ये पहले इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हुआ करता था, इट वाज चेंज्ड बाय 44th अमेंडमेंट टू आर्म्ड रिबेलियन। तो अगर हमारे देश में ये सिचुएशन आ जाए, कभी कोई वॉर, युद्ध में हम लोग पार्टिसिपेट कर लें, या फिर कोई हमारे ऊपर बाहर से हमला कर ले, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर हमारे देश के जो नागरिक हैं वो सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दें, ठीक है, तो उस केस में सरकार जो है या फिर जो आपका प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, दे कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स, स्टेट्स की पावर्स, सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी रोक लग जाती है, तो इसके बारे में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। दूसरी टाइप की इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी, ये आपके आर्टिकल 356 में दी गई है। स्टेट इमरजेंसी मतलब जब स्टेट संविधान के अकॉर्डिंग काम ना कर सके और सेंटर को या फिर प्रेसिडेंट को वहां पे इंटरवीन करना पड़े, तो स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट वहां पे खुद शासन करता है। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यदि प्रेसिडेंट को ये फील हो कि भारत का जो क्रेडिट है या उसका जो कोष है वो खाली होने वाला है या उस पर कोई खतरा है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल कट्स एंड ऑल की बात की जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन स्टेट्स, ये एक और फीचर है, कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। ये आपके मेनली आर्टिकल 370 और 371 के थ्रू दिया गया है। 370 अब डिलीट कर दिया गया है, ये J&K को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता था। 371 कुछ दूसरी स्टेट्स को भी स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। इनके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी स्टेट्स हैं, क्या बात करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेकुलरिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन पहले भी कर ली है। सेकुलरिज्म का मतलब है ऑल रिलीजन आर प्रोटेक्टेड इक्वली, देयर इज नो स्टेट रिलीजन। ठीक है, हमारे पास सिर्फ कोई एक रिलीजन नहीं है कंट्री का। ठीक है, हम ऑल रिलीजन्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड। सरकार किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, सरकार किसी एक रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करेगी। जैसे कि पाकिस्तान, इट इज अ इस्लामिक स्टेट, ईरान इस्लाम को फॉलो करते हैं, वेटिकन सिटी आपके क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। ठीक है, तो बट हमारा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, हमारा देश मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, हमारा देश सिख राष्ट्र नहीं है, हमारा देश क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। एवरीबडी इज वेलकम टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन। ठीक है, एंड लास्टली इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन मशीनरी। इलेक्शन मशीनरी का मतलब है कि हमारे जो इलेक्शंस है दे शुड बी फ्री एंड फेयर। ठीक है, फ्री एंड फेयर मतलब आपको वोट डालने पे कोई कीमत नहीं देनी पड़ती और साथ साथ में वो फेयर है, वो सही है, सच्चे हैं। ठीक है, तभी हम लोग एक ट्रू डेमोक्रेसी बन सकते हैं, अगर हमारे पास जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर है। अगर हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है तो फिर हम लोग एक्चुअली में ट्रूली फ्री नहीं है। इलेक्शन करवाने का काम जो है हमको इंडिया में ECI करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन के लिए प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, सिर्फ इलेक्शन ही नहीं, बहुत सारी और भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो हमारे संविधान में दी गई हैं, जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को चेक करना उनका काम है। ठीक है, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, रिक्रूटमेंट्स करवाना उनका काम है। फाइनेंस कमीशन, स्टेट्स और सेंटर के बीच में
फंड्स को कैसे अलोकेट किया जाए, ये हमारा फाइनेंस कमीशन कहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बॉडीज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में